बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ आपके सामने मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करता हूँ कि ये लॉज ऑफ मोशन होते क्या हैं, ये किसने पब्लिश किए थे और किस तरह के पार्टिकल्स के लिए इन लॉज को दुरुस्त समझा जाता है और कौन से पार्टिकल्स के लिए ये कवानीन जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होते। तो पहले हम देखते हैं कि ये लॉज क्या हैं। दीज आर एम्पिरिकल लॉज। एम्पिरिकल लॉज क्या होते हैं? ऐसे लॉज जिनको एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस किया जाता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में आपके सामने कोई ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो हर दफ़ा दुरुस्त साबित हों, तो उन लॉज को हम एम्पिरिकल लॉज का नाम देते हैं। 1687 में न्यूटन ने अपनी एक बुक जिसका नाम है प्रिंसिपिया, इस प्रिंसिपिया बुक के अंदर उसने इन लॉज को पब्लिश किया था। और ये न्यूटन ही वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इन लॉज के बारे में बात की। किसी जिस्म की मोशन के लिए जो कवानीन हैं उनके बारे में बात जो की है वो सबसे पहले न्यूटन ने की थी। अब ये जो लॉज हैं वो हर पार्टिकल के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अब पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनका साइज़ एटॉमिक पार्टिकल की निस्बत बड़ा है, जैसे कि जिनको हम आँख से देख सकते हैं। जैसे आपके पास अगर एक स्टोन है और उस स्टोन को आप छोटे छोटे ज़र्रों में तकसीम कर दें तो उसके जो छोटे छोटे ज़र्रे में नज़र आएंगे हमें, वो बी पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं कह सकते। वो इतने छोटे पार्टिकल्स नहीं है कि जितना कोई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, तो इतने छोटे पार्टिकल्स वो नहीं हैं। तो अब हमने ये देखना है कि न्यूटन्स के जो कवानीन हैं वो किन पार्टिकल्स के लिए दुरुस्त साबित होते हैं और किन के लिए दुरुस्त साबित नहीं होते। तो ऐसे पार्टिकल्स अगर उनको मूव करवाया जाए या उनकी मोशन अगर हो, उनकी नेचर के लिहाज से उनकी मोशन हो, या हम ज़बरदस्ती उनको मूव करवाएं और उनकी मोशन जो है कभी भी इतनी स्पीड के साथ ना हो कि वो स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करना शुरू कर दे या फिर स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक पहुंच जाए, तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए दीज लॉज आर एडिक्वेट, यानी कि ये कवानीन उन ऑब्जेक्ट्स के लिए मुनासिब हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। और जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है वो हमारे सामने डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर कोई कार मूव करती है या कोई एरोप्लेन मूव करता है, तो वो कभी भी इतनी स्पीड से मूव नहीं कर पाते कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच जाएं। तो उनकी स्पीड तो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। यू नो दैट स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसे हम c के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी भी किसी बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकती। और लेकिन ऐसे बॉडीज़, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं या जिनको हाथ में पकड़ के हम उसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल की जा सकती है या जिनकी स्पीड को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कहते हैं। इन पार्टिकल्स में जैसे कि इलेक्ट्रॉन आ जाता है या प्रोटॉन है या फिर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स की मोशन को डिस्कस करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक मैकेनिक्स डेवलप की जिसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहा जाता है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करती है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट की तरफ अप्रोच करती है, जिनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन होती है या फिर स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम सिर्फ डिस्कस करते हैं उन पार्टिकल्स को जिनकी स्पीड
कभी भी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम होती है। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ऐसी मैकेनिक्स को कहते हैं जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी किया जाता है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट की तरफ अप्रोच करती है, या जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें हम फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। इन पार्टिकल्स की मोशन को स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल लाने के लिए हम एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एक्सेलरेटर कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेटर क्या होता है। एक्सेलरेटर एक मशीन का नाम है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करती है। क्या करने के लिए? चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा स्पीड और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ फेंकने के लिए। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इसी तरह के चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से बहुत हाई स्पीड और हाई एनर्जी में फेंकने के लिए, एक बीम की शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो मशीन है उसका नाम एक्सेलरेटर है। अब देखते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ऐसी तमाम बॉडीज़ को कंसर्न करती है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट की तरफ अप्रोच करती है। यानी कि अगर एक स्पीड को आप v से रिप्रेजेंट करें और ये स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये अप्रोच करे टुवर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट, देन ऐसे पार्टिकल्स की मोशन को डिस्कस करने वाली जो मैकेनिक्स है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहलाती है। तो अब इस ब्रीफ हिस्ट्री के बाद हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें क्या बताया गया है। अब अगर आपके पास कोई एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में है, रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में है, यानी यूनिफॉर्म मोशन से मुराद क्या है कि दैट बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब ये बॉडी जो कि रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, दिस बॉडी विल कंटिन्यू, ये अपनी इस स्टेट को, अपनी इस हालत को, यानी कि जिस तरह ये कर रही है, कंटिन्यू टू डू सो, ये इसको जारी रखती है। कब तक? जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे तब तक ये बॉडी अपनी रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन की हालत को कंटिन्यू रखती है। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसमें वो अपनी रेस्ट हालत को या यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, ये प्रॉपर्टी उसकी इनर्शिया कहलाती है। अब चूंकि इसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इस वजह से हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। अगर किसी जिस्म का इनर्शिया ज़्यादा है, मोर इनर्शिया, तो उस बॉडी के अंदर ये रेस्ट हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत को कंटिन्यू रखने की जो टेंडेंसी है, यानी जो रुझान है, वो भी ज़्यादा होता है। मोर इनर्शिया का मतलब क्या है कि उस जिस्म की अपनी रेस्ट हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत को कंटिन्यू रखने की जो टेंडेंसी है वो भी स्ट्रोंगर होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। अगर उसका इनर्शिया कम है तो उसकी ये टेंडेंसी भी कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो जिस्म के मैस के साथ है। अगर एक मैस ज़्यादा है तो वो एक हैवियर ऑब्जेक्ट होगा और हैवियर ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जब उसका इनर्शिया ज़्यादा है तो उसकी जो टेंडेंसी है टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वो भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट के मैस से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सो वी कैन से दैट द mass of the object is a quantitative
measure of its inertia। तो inertia को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, the mass of the object is a quantitative measure of its inertia। अगर आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, यानी आप जिस जगह पे, जिस प्लेस में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो देन वो जो लैब है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। अगर आप स्पेस में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर आप ज़मीन पर हैं, यानी कि ये अर्थ की सरफेस के ऊपर हैं, तो दिस अर्थ विल बी योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अमल करता है या जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दुरुस्त साबित होता है उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दिया जाता है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है दैट होल्ड्स गुड फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ज़मीन को अगर आप देखें तो ज़मीन के ऊपर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशन होगा, यानी कि साकन हालत में होगा, रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वो अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल होता है, यानी मुकम्मल तौर पे इनर्शियल नहीं होता। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है, यानी ज़मीन को अगर आप देखें तो ज़मीन के अंदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हम कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है उसके अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन होता है ज़ीरो, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड फॉर द inertial frame of reference। Now we go towards the Newton's second law of motion। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर आप देखें तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के लगाने से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारी लगाई गई फोर्स कितनी थी और एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ। ये एक्सेलरेशन उस जिस्म के मैस पर किस हद तक असरअंदाज होता है कि अगर एक आपके पास भारी ऑब्जेक्ट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और अगर आपके पास एक लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो दोनों सूरतों में अगर आप एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करें तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों रिलेशन से हम जो इक्वेशन निकालते हैं सेकंड लॉ की, दैट इज़ F इज इक्वल टू ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि जब किसी जिस्म पर फोर्स लगती है तो उस फोर्स की वजह से उस जिस्म में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है, जो फार्मूला आपके पास है, दैट इज़ F इज इक्वल टू ma। इसमें F फोर्स है, m मैस है और a एक्सेलरेशन को शो करता है। नाउ मूव टूवर्ड्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डील करता है एक्शन और रिएक्शन के साथ, एक्शन एंड रिएक्शन। यानी इसको अगर आप डिफाइन करें तो हम इस तरह कहेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये आपके पास एक दीवार है और इस दीवार के साथ आप किसी बॉल को मारते हैं, यानी एक बॉल इस दीवार के साथ आके टकराता है, तो इस बॉल ने जितनी फोर्स इस दीवार पे लगानी है वो इसका क्या कहलाएगा, एक्शन। और इसके नतीजे में ये दीवार इस बॉल को बाउंस बैक करती है, यानी इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और वो फोर्स उसका क्या कहलाएगी, रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये बॉल और दीवार का आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है और वो दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रही होती है। तो इस तरह की जब कोई भी अमल होगा तो उसे हम इंटरेक्शन कहेंगे। जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट
दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक जितनी ही फोर्स लगाता है, यानी जितनी फोर्स ये बॉल दीवार पर लगाएगा उतनी ही फोर्स दीवार इस बॉल के ऊपर लगाती है। और एक और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि जितने वक़्त के वक्फे के लिए, जितने वक़्त के लिए ये बॉल दीवार पर फोर्स लगाएगी उतने ही वक़्त के लिए दीवार इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये पॉइंट है कि फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम, यानी जितने वक़्त के लिए बॉल दीवार पर फोर्स लगाती है उतने ही टाइम के लिए दीवार इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाती है। अब इस एक्शन और रिएक्शन जो पेयर है, इस पेयर के अंदर जो है वो एक और बात आपने ये समझनी है कि ये हमेशा टू बॉडीज़ के लिए होता है। आम तौर पे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो कितने अजसाम के लिए होता है। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा जो है वो टू बॉडीज़ के लिए होता है। कभी भी ये नहीं होता कि एक ही बॉडी पे ऊपर एक्शन हो और उसी बॉडी के ऊपर रिएक्शन हो, यानी कि बॉल का एक्शन हो रहा है दीवार के ऊपर तो हम कहेंगे दीवार के ऊपर ही उसका रिएक्शन हो, ऐसा नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन किसके ऊपर होगा, बॉल के ऊपर होगा। तो कभी भी ये नहीं होता कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो किसी एक ही बॉडी के ऊपर अमल करें, इसके लिए दो बॉडीज़ का होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके लॉज ऑफ मोशन। इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसके अलावा हमने ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है और आपको वीडियो पसंद है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।